Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4.2 कंडेंसर्स ऑफ वेरियस टाइप्स। सबसे पहले समझते हैं कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर को हिंदी में बोलते हैं द्रवनित्र। इसके अलावा इसे संघनित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसका काम है संपीड़ित्र यानी कि कंप्रेसर से प्राप्त होने वाली हाई टेम्परेचर प्रशीतक वाष्प की ऊष्मा को शीतलन माध्यम जो कि जल या वायु हो सकता है उसके द्वारा अंतरित करना, यानी कि संघनित्र में प्रशीतक के द्रवीकरण की क्रिया में इसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा सीधे या किसी अन्य माध्यम द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो इन शॉर्ट कंडेंसर में क्या होता है, जो कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर आती है उसे शीतलन माध्यम के द्वारा द्रवीकरण किया जाता है और उसके इस प्रोसेस में जो ऊष्मा जो होती है वो त्याग दी जाती है और उसे वातावरण में छोड़ दी जाती है। संघनित्र बहुत सारे टाइप के होते हैं। संघनित्र के चयन में कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो संघनित्र के चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि प्रशीतलन निकाय की क्षमता, उपयोग किए जाने वाले प्रशीतक और शीतलन माध्यम। इन आधार पर कंडेंसर का वर्गीकरण किया जाता है। शीतलन माध्यम के आधार पर कंडेंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और थर्ड टाइप है इवापोरेटिव कंडेंसर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर से। एयर कूल्ड जिसे बोलते हैं वायु शीतलित संघनित्र। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इस टाइप के संघनित्र में जो शीतलन माध्यम होता है वो वायु होती है। वायु के परिसंचरण की विधि के आधार पर इस टाइप के संघनित्र को वापस 2 भागों में बांटा गया है। एक है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर और सेकंड है फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। जो ये एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं इसमें इस्पात या तांबे की बनी नलियाँ होती हैं। ये जो नलियाँ होती हैं ये आकार में 6 mm से 18 mm तक इसकी एक्सटर्नल डायमीटर होती है और 2 से 8 कतार में पंक्तियों में ये लगी होती हैं। चूँकि तांबे की ऊष्मा अंतरण क्षमता अच्छी होती है इसलिए जो ये नलियाँ हैं सामान्यतः तांबे की बनाई जाती हैं, जबकि अमोनिया प्रशीतन के लिए जो नलियाँ होती हैं वो इस्पात की यानी कि स्टील की बनाई जाती हैं। ऊष्मा अंतरण का क्षेत्र बढ़ाने के लिए नलियों में प्रायः प्लेट प्रकार की फिन्स, ठीक है, ताकि हीट एक्सचेंज ज़्यादा हो सके तो फिन्स का यूज़ किया जाता है। ये जो फिन्स होती है ये एल्यूमिनियम की बनी होती है क्योंकि एल्यूमिनियम काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर से, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संवहन वायु शीतलित संघनित्र। इस प्रकार के संघनित्र में संघनित्र कुंडलियों से वायु का ऊष्मा का अंतरण वायु के नेचुरल फ्लो के द्वारा होता है। इन संघनित्र में वायु के परिसंचारण के लिए फैन की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल कन्वेक्शन में वायु प्रवाह दर जनरली कम होती है और उसी क्षमता के लिए इस प्रकार के संघनित्र की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण ये संघनित्र छोटे प्रशीतलन संयंत्र जिनमें पंखे लगाना उचित नहीं होता वहाँ पर इस टाइप के संघनित्र का यूज़ किया जाता है। इनमें प्रशीतक से ऊष्मा संघनित्र नलियों को अंतरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नलियाँ जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। जब इन गर्म नलियों के संपर्क में वायु आती है तो वो गर्म होकर उठने लगती है। जैसे कि हमें पता है गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो जब ये वायु जो है वो गर्म नली के संपर्क में आती है तो ये जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे की वायु ऊपर आने लगती है और ये चक्र ऊपर की वायु नीचे आने लगती है और
गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है। तो इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। इस टाइप के संघनित्र का यूज़ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र और जल शीतलक में किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एयर कंडेंसर है। यहाँ पे जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स लगी हुई है, ये जो है ये ट्यूब है, और ये जो आपको इस टाइप से ये सेक्शन दिख रहे हैं, ये फिन्स लगा रखी है, ठीक है, ताकि ज़्यादा एरिया मिल जाए हीट एक्सचेंज के लिए। ये एक प्लेट एंड ट्यूब एयर कंडेंसर का आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ से जो वेपर है वो अंदर आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे कूलिंग होके यहाँ से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। ये जो फ्लो होता है ये नेचुरल फ्लो होता है। सेकंड है फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसे बोलते हैं प्रणोदित संवहन वायु शीतलित संघनित्र। इस प्रकार के संघनित्र में वायु के परिसंचारण के लिए पंखे का यूज़ किया जाता है, यानी कि वायु को बाय फोर्स कुंडलियों के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे ऊष्मा अंतरण यानी कि हीट एक्सचेंज की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार इन संघनित्र में ऊष्मा अंतरण दर अधिक होने के कारण नेचुरल कन्वेक्शन संघनित्र की तुलना में कम ऊष्मा अंतरण सतह की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से संघनित्र बड़ी प्रशीतलन इकाई जैसे कि 350 किलोवाट तक की क्षमता वाले प्रशीतलन इकाइयों में इसका यूज़ किया जा सकता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर और सेकंड है रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर। सबसे पहले पढ़ते हैं बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसे बोलते हैं आधार आरोपित वायु शीतलित संघनित्र। जनरली छोटी प्रशीतलन इकाई में पंखे के साथ लगाया जाता है इसे। विद्युत मोटर और संपीडक सभी एक ही आधार पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो संपीडक, कंडेंसर और विद्युत मोटर ये एक ही आधार पर आरोपित होते हैं तथा संघनित्र के लिए आवश्यक पंखा और संपीडक दोनों एक ही विद्युत मोटर से चलाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कंप्रेसर को चलाने के लिए जिस पंप की ज़रूरत है उसी पंप की सहायता से फैन को भी चलाया जाता है। इन संघनित्र में चेसिस माउंटेड इस टाइप के जो संघनित्र है जो कि बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर है, इन्हें चेसिस माउंटेड संघनित्र भी कहा जाता है। इनका जो आकार है, ठीक है, वो चेसिस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो चेसिस यानी कि इसका बेस, ठीक है, तो इस बेस से ज़्यादा बड़ा इसका आकार नहीं होना चाहिए, यानी जो इसकी पूरा जो ढांचा है वो इस चेसिस पर आ जाना चाहिए। इसलिए इनका यूज़ 10 TR या इससे कम क्षमता वाले प्रशीतलन इकाइयों में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये है आधार आरोपित वायु शीतलित संघनित्र, ठीक है। यहाँ से एयर इन हो रही है, यहाँ पे फैन के द्वारा यहाँ पे से फोर्स्ड एयर कन्वेक्शन के थ्रू इसे ठंडा किया जा रहा है और फिर यहाँ से वापस एयर बाहर निकल गई, ठीक है, ठंडी होके। सेकंड है रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये है रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसे बोलते हैं सुदूर वायु शीतलित संघनित्र, ठीक है। तो अगर हमें 10 टन से ज़्यादा अधिक प्रशीतलन क्षमता के लिए कंडेंसर की ज़रूरत है तो हम रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज़ करते हैं, जो कि लगभग 125 टन तक उपलब्ध है। इन संघनित्र में संघनित्र और पंखा प्रमुख प्रशीतलन निकाय से दूर पर प्रायः बाहर खुली हवा में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंडेंसर और फैन को बाहर लगाया गया है, ठीक है, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में इसे लगाया गया है। मुख्य संपीडक और पंखों के लिए अलग अलग मोटर लगाते हैं, ठीक है। तो आधार आरोपित वायु शीतलित संघनित्र में कंप्रेसर
और फैन के लिए एक ही मोटर की ज़रूरत होती है, जबकि रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर के लिए फैन के लिए अलग मोटर और कंप्रेसर के लिए अलग मोटर की ज़रूरत पड़ती है। और कंडेंसर और फैन को बाहर की ओर लगाया जाता है और इससे इन कंपोनेंट से दूर लगाया जाता है। ठीक है, ये भी डायग्राम है वायु शीतलित संघनित्र का, जो कि 4 स्टेप का है। ये बाहर से इसकी कैसी संरचना होती है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड है वाटर कूल्ड कंडेंसर, जिसे बोलते हैं जल शीतलित संघनित्र। इन संघनित्र में जल का उपयोग शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर में एयर का यूज़ किया जाता है और वाटर कूल्ड कंडेंसर में वाटर का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के संघनित्र उन स्थानों पर यूज़ किए जाते हैं जहां साफ पानी पर्याप्त मात्रा में आसानी से और कम लागत में अवेलेबल हो जाता है। वायु की अपेक्षा जल का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मतलब लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, जिसके कारण जल को कम संघनित्र सतह की आवश्यकता रहती है, जिसके कारण इन संघनित्र का प्रयोग बड़ी क्षमता वाली प्रशीतलन इकाइयों में किया जाता है। रचना के आधार पर वाटर कूल्ड कंडेंसर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: डबल ट्यूब कंडेंसर, शेल एंड कॉइल कंडेंसर एंड शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सबसे पहले पढ़ते हैं डबल ट्यूब कंडेंसर, जिसे बोलते हैं दोहरी नली का संघनित्र। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये है डबल ट्यूब कंडेंसर का। तो इस प्रकार के संघनित्र में एक बड़ी नलिका में से एक छोटी नलिका लगी होती है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, बाहर वाली तो है बड़ी नलिका और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो जा रही है वो है छोटी नलिका। तो बड़ी नलिका में एक छोटी नलिका लगी होती है और अंदर वाली जो नलिका है उसके अंदर वाटर फ्लो होता है। ठीक है, तो अंदर वाली नलिका में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। यह है वाटर इन और यहाँ से हो रहा है वाटर आउट। ठीक है, जबकि इन दोनों नलिकाओं के बीच वाला जो स्थान है उसमें से प्रशीतक प्रवाहित होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट वेपर इन हो रही है, तो यहाँ से प्रशीतक यहाँ से प्रवाहित हो रहा है और फिर यहाँ से कंडेंस जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अंदर तो इसमें वाटर चलता है और बाहर इसमें रेफ्रिजरेंट वेपर का फ्लो होता है। जल और प्रशीतक दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से वाटर इन है और इधर वाटर आउट है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट वेपर इन है और यहाँ पे कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट आउट है। ठीक है, तो इन दोनों के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है, जिससे संघनित्र की हीट ट्रांसफ़र की जो दक्षता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि इस टाइप के संघनित्र की जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है, इसलिए इसका यूज़ 70 किलोवाट तक की क्षमता वाले प्रशीतलन प्रणालियों तक ही इसका यूज़ सीमित रहता है। सेकंड है शेल एंड कॉइल कंडेंसर। ये जो डायग्राम है ये है शेल एंड कॉइल कंडेंसर का डायग्राम है, जिसे बोलते हैं कोश एवं कुंडली संघनित्र। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेल एंड कॉइल कंडेंसर। इसमें एक इस्पात का बना शेल, संघनित्र और रिसीवर दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो शेल है ये इस्पात यानी कि स्टील का बना होता है। ये कंडेंसर और रिसीवर दोनों का काम ये शेल करता है। ठीक है, इसलिए इसमें अलग से रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये शेल अपने आप में एक रिसीवर का काम करता है। इस संघनित्र के कॉइल में इस संघनित्र के शेल में शेल के अंदर एक या एक से अधिक जल कुंडलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, इसमें ये एक जल कुंडली है। ठीक है, जिसके अंदर वाटर फ्लो होता है। ये है कूलिंग वाटर इनलेट, इसमें यहाँ से वाटर फ्लो होता है और यहाँ से हो रहा है कूलिंग वाटर आउटलेट। ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो
इसमें वाटर फ्लो होता है और फिर इस टाइप के जो संघनित्र है उसमें शेल के ऊपर से प्रशीतक वाष्प का सीधा प्रवेश होता है जो कि नीचे की ओर इसका फ्लो होता है और ये यहाँ से प्रशीतक द्रव बनकर यहाँ से इसका निकास हो जाता है। ठीक है, तो जब गर्म प्रशीतक वाष्प ऊपर से प्रवेश करते हुए कुंडली के संपर्क में आती है तो वह अपनी ऊष्मा कुंडली के माध्यम से जल को ट्रांसफर कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर का यूज़ 35 किलोवाट तक की क्षमता वाले प्रशीतन इकाई में किया जाता है। नेक्स्ट है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, जिसे बोलते हैं कोश एवं नलिका संघनित्र। इस टाइप के संघनित्र में एक स्टील का बना बेलनाकार शेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो शेल जो है ये बेलनाकार आकार का है और इसमें अनेक तरह की जल नलिकाएं यानी कि वाटर ट्यूब्स लगी होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वाटर ट्यूब्स इसमें लगी हुई है। ठीक है, जो दोनों सिरों पर नली की शीट से जुड़ी हुई होती है और नली की जो शीट है वो वेल्डिंग के द्वारा शेल से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो ट्यूब्स है वाटर ट्यूब्स, इसके अंदर से वाटर फ्लो होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है वाटर इन, तो यहाँ इन तीनों नलियों से वाटर इन हो रहा है और फिर यहाँ से ये वापस इन नलिकाओं के द्वारा यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। इस संघनित्र में गर्म वाष्प प्रशीतक शेल में ऊपर की ओर से प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की ओर से इसमें गर्म वाष्प यहाँ पे प्रवेश करती है और फिर नलिकाओं में से प्रवाहित हो रहे जल को ऊष्मा प्रदान करके द्रवित हो जाती है। यह द्रवित प्रशीतक शेल के नीचे से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। शीतलन जल शेल के हेडर के नीचे के भाग से प्रवेश करते हुए नीचे की नलिकाओं में यहाँ से नीचे की नलिकाओं में से प्रवाहित होते हुए शेल के दूसरे सिरे तक पहुँचता है। दूसरे सिरे से पानी ऊपर की नलिकाओं में प्रवेश कर दूसरी दिशा में बहते हुए हेडर में पहुंचकर फिर से बाहर निकल जाता है। इस टाइप के संघनित्र लगभग 7 किलोवाट से 100 किलोवाट तक की क्षमता वाले प्रशीतन प्रणाली में यूज़ किए जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया एयर कूल्ड कंडेंसर एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर। थर्ड है इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर जिसे बोलते हैं वाष्पनिक संघनित्र। इस प्रकार के संघनित्र में शीतलन माध्यम के रूप में जल तथा वायु दोनों का प्रयोग वाष्प प्रशीतक को द्रव प्रशीतक में संघनित्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वाटर और एयर दोनों का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इस टाइप के जो शीतलित संघनित्र हैं ये शीतलित संघनित्र और कूलिंग टावर दोनों का काम करते हैं। इस प्रकार के संघनित्र में 6 to 8 पंक्तियाँ संघनन नली की लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8 यहाँ पे नलिकाएं लगी होती हैं जिसमें से प्रशीतक प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इन नलिकाओं के अंदर से रेफ्रिजरेंट वेपर जो है यहाँ से इसमें फ्लो होती है। इन नलियों के ऊपर पानी की फुहार से, ठीक है, यहाँ पे ये स्प्रे नोजल्स लगी हुई है, तो पानी की फुहार के लिए यहाँ पे स्प्रे नोजल्स लगी होती है जिससे कि ठंडा पानी फुहार के रूप में संघनित्र की नलियों पर गिरता है। इन नोजल के ऊपर एक वाटर एलिमिनेटर प्लेट लगी होती है। ठीक है, इन नोजल के ऊपर ये वाटर एलिमिनेटर प्लेट होती है और इन प्लेटों के ऊपर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है। ठीक है, जो कि है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। ठीक है, जो कि एयर को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये क्या करता है, वायु को नीचे से ऊपर खींचकर बाहर निकाल लेता है। इसके सबसे निचले भाग पर एक टंकी होती है जिसे बोलते हैं वाटर टैंक। इसमें जल इकट्ठा होता है और इस टंकी में जल के स्तर को एक निश्चित मान पर बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग वॉल भी होता है ताकि इसका लेवल हमेशा यहाँ पे बराबर बना रहे।
ठीक है। जैसे ही पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मेकअप वाटर यहाँ से वापस इसमें आ जाता है और वापस इसका जो लेवल है वो वापस बराबर हो जाता है। टंकी से पंप के द्वारा इस कूलिंग टावर से होते हुए यहाँ पे नोजल्स तक वाटर को पहुँचाया जाता है और फिर उसके बाद इसे फुहार के रूप में गिराया जाता है। तो इस तरह नलियों से प्रवाहित होने वाला प्रशीतक अपनी ऊष्मा जल को देकर द्रवित हो जाता है। इसके साथ ही इंड्यूस्ड फैन के द्वारा जो वायु है वो नीचे से ऊपर की ओर खींची जा रही वायु नलियों के ऊपर से कुछ जल को वाष्पित कर देती है, जिससे वाष्पित होने वाला जल वाष्पक के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा शेष जल से ले लेता है और जो जल है वो हमेशा ठंडा रहता है। ये ठंडा जल नीचे टंकी में फिर से इकट्ठा हो जाता है और कुछ मात्रा वाष्प बनकर ऊपर उठती है, जिसे एलिमिनेटर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इस टंकी में एकत्रित जल को फिर से पंप द्वारा स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इन संघनित्र में वायु और जल दोनों के प्रयोग से जो कंडेंस्ड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इन संघनित्र में पानी की आवश्यकता भी कम होती है। लेकिन इन संघनित्र के लिए स्थान की ज़रूरत, जगह की ज़रूरत ज़्यादा होती है और समान क्षमता वाले शीतल कूलिंग टावर की तुलना में अधिक वायु की आवश्यकता रहती है, जिसे पूरा करने के लिए अधिक क्षमता वाला पंखा लगाना पड़ता है। इस टाइप के संघनित्र का यूज़ बड़ी प्रशीतलन इकाई में, जहाँ पानी की अत्यधिक कमी हो और जल निकास की सुविधा नहीं हो, वहाँ पर इस टाइप के कंडेंसर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।